हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आर्मी वेलफेयर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो कि हमारे 21 और 22 नवंबर को हेल्ड थे। उसके अंदर 21 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम्स के अंदर, गो अटैम्प्ट्स मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कितना आपका अटैम्प्ट होना चाहिए इस पेपर के अंदर कि आप इजीली क्वालिफाई कर पाए एग्ज़ाम, और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था अगर हम प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें तो चलिए इस वीडियो के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम आएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर दो पार्ट में पेपर होगा आपका, पीजीटी टीजीटी का ए और बी पार्ट में, और पीआरटी का खाली ए पार्ट में। तो इसके अंदर जो ए पार्ट है पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें ए पार्ट में आपको क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट आएगा और मैथडोलॉजी आएगी। अब इसका भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको मैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या आएगा, आपका जीके आएगी और आपकी करंट अफेयर्स आएगी, और मेंटल एबिलिटी के अंदर आपकी आई है रीजनिंग वगैरह आई है, और आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आया है आपके ग्रामेटिकल बेस्ड और आपका पैसेज बेस्ड, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन जो भी आपके पूछे जाते हैं नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर वो, और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मैथडोलॉजी हैं आपके ये, या चाइल्ड पैडागोजी हो गई वगैरह, सारी टीचिंग की जो भी आपके रिलेटेड होते हैं उसके। और पार्ट ए जो आपका पीआरटी का है वो सेम है टीजीटी और पीजीटी के पार्ट ए के जैसा। अब पार्ट बी इसके अंदर जो है आपका वो सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कि अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आपके मैथ से क्वेश्चन आएंगे, और आपका साइंस है तो साइंस के क्वेश्चन, बाकी हिंदी है हिंदी का क्वेश्चन, ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और आपका टोटल 3 घंटे का टाइम है पीजीटी और टीजीटी के लिए। उसमें 90 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए के, 90 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट बी के, और पीआरटी में भी 90 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, और इसके अंदर जो 3 घंटे मिलेंगे आपको टीजीटी पीजीटी के लिए, इसके अंदर आपका पूरा एक कंपोजिट टाइम है। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटा बांट रखा है, इसके अंदर पूरा आपको कंपोजिट 3 घंटे मिलेंगे। तो उसके अंदर आप स्विच कर सकते हो किसी भी पार्ट के, ए पार्ट से बी पार्ट में भी जा सकते हो, बी पार्ट से ए पार्ट पे भी आ सकते हो, और इनमें भी आप सेक्शन में भी स्विच कर सकते हो कि जनरल अवेयरनेस से इंग्लिश पे आ गए, इंग्लिश से एजुकेशन कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो इन सब के आपके कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं भी स्विच कर सकते हो किसी भी टाइम। और सारा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक मार्क करना होगा, और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए ध्यान रखना आपको तुक्का नहीं मारना है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये सारा बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब इसके अंदर देख लीजिए आप क्या क्या है। आपका स्कोर है जैसे कि आपको पता होगा कि 90 मार्क्स के, इसको आप ये सब नॉर्मलाइज करेंगे 100 के अंदर, यानी आउट ऑफ 100 नंबर मिलेंगे आपको नॉर्मलाइज होकर 100 बनेगा। जैसे 90 का तो 100 बन जाएगा, 180 का तो 100 बन जाएगा। तो आप आउट ऑफ 100 बनेंगे, एक बात ये हो गई। दूसरा है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन के सही पे 1 मार्क्स मिलेगा और गलत होने पे उसके 0.25 कट जाएंगे, यानी 1/4 कट जाएंगे। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है। अब इसके अंदर लिखा है ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो एक साथ अवेलेबल होंगे, और इसमें जो मैंने बताया था कि फ्रीडम मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं हम, जो हमें अच्छा लगे। इसके अंदर ये सबसे 4th पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है किसी पोस्ट के लिए, चाहे आपकी पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, किसी की भी हो, मिनिमम 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा हर पार्ट के अंदर। पार्ट ए के अंदर भी आपको मतलब 45 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम, पार्ट बी के अंदर भी 45 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको मिनिमम तो इतने लाने ही है। अगर आपके बाई चांस 45 भी नहीं स्कोर हो पा रहा तो आपको फिर तुक्के भी मार सकते हो, क्योंकि आपको उससे बुरा कुछ नहीं होगा, 45 से कम में आपको वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप थोड़ा गैस वर्क भी कर सकते हो, इंटेलिजेंट गैस, कि आपको 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है 2 ऑप्शन में, तो किसी एक को मार्क कर दो जो आपको लाइकली लग रहा है आंसर है। और बाकी 5th पॉइंट हमारा जो टीजी पीडीसी है उनका, अगर पार्ट बी में फेल हो जाते हैं वो, अब पार्ट ए उन्होंने ऑप्ट कर रखा है पीआरटी के लिए, तो पीआरटी में क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे कि एक तरीके इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई है जिसने आपका पीआरटी और टीजीटी दोनों में अप्लाई कर रखा है, उसका पेपर एक ही होगा, यूँ नहीं होगा 2 पेपर होंगे, टीजीटी का अलग पीआरटी का अलग, उसका एक कंबाइंड पेपर होगा टीजीटी का, जिसके अंदर उनका उसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होंगे एक साथ। अब मान लीजिए कि पार्ट ए में क्वालिफाई कर लिया आपने, इसमें लिया है 50 नंबर, और पार्ट बी में आपके रह गए 40 नंबर, तो आपका ये तो क्वालिफाई नहीं हुआ, मगर आपका ये क्वालिफाई हो गया, तो आप फिर पीआरटी के लिए एलिजिबल हो, पीआरटी की जो वैकेंसीज़ हैं। तो उसके अंदर यही बताया गया 5th पॉइंट के अंदर इन्होंने
कि अगर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है आपने और पार्ट ए क्वालिफाई हो गया, पार्ट बी नहीं हुआ, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। तो ये चीज़ मैंने बता दी है। अब मैं बताता हूँ आपके आज के जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस कि कैसा कैसा हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या है आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री के, कल्चर के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और जनरल पॉलिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अवार्ड्स। अवार्ड्स आपको याद रखने हैं जो आपके हुए थे अभी रिसेंटली, 1 साल पहले की बात के, जैसे कि जो आपके बाफ्ता के अवार्ड हुए हैं या फिर आपके ऑस्कर के अवार्ड हुए हैं, जो कि पता होना चाहिए आपको ऑस्कर में किस एक्टर को मिला है। जोकन फिनिक्स है ऐसे, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और आपकी जूडी जेलवाकर है जिसको आपको जूडी के लिए अवार्ड मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना 1917 को मिला है, तो ये अवार्ड पता होने चाहिए किस किस फिल्म को मिले हैं। पैरासाइट है जैसे 1917 है, बहुत सारी फिल्में हैं जिनको अलग अलग जगह अवार्ड मिले, तो अवार्ड्स याद रखने हैं। और आपको 8 महीने करंट अफेयर करके जानी है, लास्ट 8 मंथ की, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ करंट अफेयर के अंदर। बाकी इसके अंदर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको इजी लगेगा, बाकी नहीं तो बाकी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मोस्टली जो भी जी के पढ़ता है उसका थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सवाल पूछें, डीप में नहीं पूछे, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बाकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लेना आपकी। मुगल एम्पायर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आगे आने वाली शिफ्ट में। अब बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज और इंटरेस्ट। ये सारे बेसिक अर्थमेटिक के जो मैथ है वो पूछ गई है और आपकी रीजनिंग पूछ गई है। अब इसके अंदर सब इजी था ओवरऑल, तो मैथ्स भी इजी क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे जो कि 10th लेवल तक के थे। कुछ एडवांस वाला नहीं था जो आपके एसएससी सीजीएल के अंदर आ जाते हैं एडवांस, वैसा नहीं था, सब इजी थे। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स तो पूरा कर ही सकते हो ये वाला। और जो रीजनिंग की बात रह गई, इसके अंदर कुछ एक आधी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के थे जो आपको थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं कि जिसके अंदर आपको लॉजिक नहीं पता चल रहा हो। बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, जिसमें आप अटके हो। तो इसलिए मैथ की वजह से और थोड़ा क्लासिफिकेशन की वजह से ईजी टू मॉडरेट रहा है, नहीं तो वैसे ईजी था पूरा ये मेंटल एबिलिटी का। इसके अंदर स्कोरिंग था तो आप इसको स्कोर कर सकते हो ईजिली। बाकी हम बात कर लेते हैं आगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी वोकेबलरी आई है, स्पॉटिंग एरर आया है, कॉम्प्रिहेंशन आया है, सिनोनियम एंटोनियम आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आए हैं। अब इसका भी बता देता हूँ कैसे आए हैं, उल्टे से चलता हूँ, स्टार्ट करें। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसके अंदर कैसे हैं आपके, आपके दे रखा है ए बी सी डी, 4 सेंटेंस दे रखे हैं 5 5 6 6 वर्ड के। अब इनको आपको एक पूरा एक छोटा सा पैराग्राफ बन रहा है, एक तरह सेंटेंस ही बन रहा है पूरा छोटा सा, उसको आपको रीअरेंज करना है। ये उल्टे सीधे ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, बी ए सी डी, सी ए बी डी, तो ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंग्लिश में, तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। ऑप्शन की कॉम्बिनेशन मिला के देख लो, आपको कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हुआ दिख रहा है तो वो आंसर है, नहीं तो नहीं है। तो ईजी क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए था सेंटेंस में। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में क्या था आपका, जैसे कुछ लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, फिर ये फिल इन द ब्लैंक और फिर यहाँ पे सेंटेंस खत्म कर दिया इन्होंने। अभी पूछा इस फिल इन द ब्लैंक में क्या सूटेबल वर्ड आना चाहिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो वो आपको बताना था। अब इसके अंदर भी मोस्टली क्वेश्चन ईजी थे क्योंकि आपको सेंटेंस देख के समझ में आ रहा था कि क्या फिल इन द ब्लैंक में क्या सूटेबल ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऐसे दे रखा था, बाकी सिनोनियम और बाकी एंटोनियम, तो ऐसे दे रखे थे इसके अंदर। और बाकी हम बात करें सिनोनियम एंटोनियम की, तो इसके अंदर आपके ये भी ठीक ठाक लेवल के थे, मगर इसके अंदर आपको डायरेक्ट क्या दे रखा था, एक सिनोनियम दे रखा है, मतलब एक वर्ड दे रखा है, उसका बोल रखा है इसका सिनोनियम बताओ, ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। तो उसके अंदर आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि आपको थोड़े सिनोनियम अनफैमिलियर लग सकते हैं, मतलब जो आपने पढ़े ना हो। तो एंटोनियम सिनोनियम जो थे आपके वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे। बाकी कॉम्प्रिहेंशन आपका था अराउंड, मैं बताऊँ तो 100 वर्ड का अराउंड होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज। उसके अंदर आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे, वो पैसेज पढ़ के ही हो सकते थे, आप बिना पैसेज पढ़े नहीं था कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज में से ढूंढो। आपको पैसेज समझना पड़ेगा, उसके बाद आपके पैसेज हो पा रहा था, तो पैसेज भी ठीक ठाक था। स्पॉटिंग एरर आपका बहुत ईजी था, बेसिक से कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर, जैसे कि आपके पता हो, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन से बेस्ड हो गया, या फिर आपके टेंसेस बेस्ड हो गया, ऐसे उसके अंदर क्वेश्चन थे। और वोकेबलरी पे था आपका, जो कि आपके फिलर्स थे, फिल करने थे आपको उसके अंदर, वो भी ईजी था। तो मगर
एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह और थोड़ा आपका रीडिंग स्किल ज़्यादा थी इसके अंदर, इसलिए मॉडरेट सेक्शन था ये आपका। अब एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मैथडोलॉजी, ये आपका इसके अंदर क्या थी, चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पैडागोजी वगैरह है वो इसके अंदर आपकी आई हुई थी। अब ये मॉडरेट क्यों होती, क्योंकि मॉडरेट इसलिए होती है अगर जिसने नहीं पढ़ी होती उसको ये मुश्किल लगती है, क्योंकि कई सारे 2-3 ऑप्शन आपको सही लगते हैं, आपको सही करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता, मगर आपने अगर कहीं से भी यूट्यूब से या कहीं से पढ़ी है किताब से तो आपको ईजी लग सकती है ये। अब बाकी आखिरी था ये कंप्यूटर नॉलेज, इसके अंदर इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड और MS एक्सेल, इससे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अंदर मैं बता दूँ आगे आने वाले एक शिफ्ट और आगे आने वाले डे के अंदर आपका पेपर है, तो MS वर्ड, MS एक्सेल को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं और थोड़े ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपने MS एक्सेल और MS पेंट यूज़ करा, MS वर्ड यूज़ करा हुआ है तो आप बता पाओगे। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि राइट अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करी जाती है, और सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, या फिर आपके लिए पूछ लिया था कि क्या कहते हैं टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं MS वर्ड के, जो कि आपके वो होते हैं टाइटल बार, मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर, तो आपको पूरा इसके अंदर डीप नॉलेज चाहिए MS वर्ड और MS एक्सेल की। बाकी इनपुट आउटपुट सबको पता होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी इतना कुछ हार्ड नहीं है। MS एक्सेल MS वर्ड आपका मेन रोल प्ले करेंगे, वैसे ईजी था ये। तो ओवरऑल 90 क्वेश्चन का मैंने आपको ये दे दिया है। ओवरऑल पेपर ईजी टू मॉडरेट था। पेपर 2 के बारे में नहीं बता पाऊँगा, पेपर मतलब पार्ट B के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वेरी कर सकता है, तो इसलिए आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आप खुद अंदाजे लगाइए कैसा गया था। बाकी मैं बता दूं पेपर जो A था उसका इजी टू मॉडरेट रहा है। तो इस वीडियो के अंदर इतने। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए, अगले दिन के एनालिसिस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देने का।